गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस हमें क्यों पढ़ना है, क्या करना है, किस लिए आगे देखना है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। जॉन डेल्टन्स साइंटिस्ट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th और 10th में। इन्होंने क्या किया था, एटम की डिस्कवरी ऑफ एन एटम कब किया? 1803 में। अब जब एटम की डिस्कवरी हुई तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने यह मान लिया कि ये जो डिस्कवरी है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी डिस्कवरी है। इसके बाद अगर सपोज करके साइंटिस्ट लोगों को आगे कोई इंफॉर्मेशन पास करना है, कोई दूसरे साइंटिस्ट को जो आगे स्टडी करे, तो एक इंफॉर्मेशन पास करना है, वो है एटम्स के बारे में। तो आगे चल करके अब ये थियरी को एटम्स के बारे में स्टडी करना इतना आसान नहीं था। सिर्फ उनकी डिस्कवरी तो हो गई थी, पर अब उसकी स्टडी करना, तो उसकी स्टडी करने के लिए 1873 में काइनेटिक थियरी बनी। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ने यह बताया कि जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेंगे, कंटिन्यूअसली मोशन में रहेंगे, मूव करते रहेंगे। ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे मींस अगर जहां मोशन वाली बात आई वहां पे आ गया काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए उसका नाम पड़ा काइनेटिक थियरी। अब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ही क्यों पढ़ना है हमें, ये पता करने के लिए आप खुद ही सोचिए कि सबसे ज्यादा अगर पार्टिकल्स किसी के मूव होंगे तो वो किसके होंगे? सॉलिड, लिक्विड या गैस। इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो इनके अंदर मोशन बहुत कम। इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे थोड़ा ज्यादा ही रहता है, मतलब इसके भी मोशंस बहुत कम। लेकिन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो इसीलिए हमें काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। अब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो है ये कब आया बोला मैं? 1873। अब ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने मेन इसके ऊपर रिसर्च किया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन्होंने पूरे मोशंस के बारे में, पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। ये स्टडी करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है गैसेस के बारे में जो हमें आगे सीखना है। तो आप एक बार ये नोट करना चाहता हो तो नोट कर लीजिए। काइनेटिक थियरी जैसे मैंने बताया कब आई है? 1873 में। 1873 में काइनेटिक गैस की जो थियरी आई है वो इसके पहले के गैस के सभी लॉज को फॉलो करती है। और ये सभी लॉज कौन से थे, क्या थे, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। मींस हमें 1873 से पहले जाना पड़ेगा, उसके पहले के लॉज जानना है। तो हमें पहले के 3 या 4 लॉज है जो ध्यान में रखना है, जिसका एक हम लोग क्विक रिव्यू देख लेंगे क्या होता है और क्या है। सबसे पहला लॉ 1681 में बॉयल्स लॉ।
सेकेंड लॉ आया चार्ल्स लॉ। सेवनटीन 1783 में। उसके बाद थर्ड लॉ आया 1803, वो लॉ था गै-लुसैक्स लॉ। फिर 1811 में एक और लॉ आया जो था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो अब ये सब लॉज बोलते क्या है? सबसे पहले जो बॉयल्स लॉ आया, बॉयल्स लॉ था कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। बॉयल्स लॉ ने यह बताया कि अगर कोई भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के जितना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें, यहां पे P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देखेंगे, तो प्रेशर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मींस इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। यहां पे क्या चीज कांस्टेंट थी? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा आया चार्ल्स लॉ। कब? 1783 में। अब 1783 में चार्ल्स लॉ ने बताया कि अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गैस का, कांस्टेंट प्रेशर हो, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, टेम्परेचर ऑफ गैस के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी टेम्परेचर ऑफ गैस। अगर इसका ग्राफ देखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसी को आगे बढ़ाया, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट लॉ में देखा टेम्परेचर कांस्टेंट, सेकंड लॉ में देखा प्रेशर कांस्टेंट, थर्ड लॉ में बताया गया है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, क्या कांस्टेंट रहा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। मींस इसका भी जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट ही आएगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब फर्स्ट लॉ, फिर से बॉयल्स लॉ ने बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यही प्रोसेस को जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसको बोला जा सकता है आइसोथर्मल। क्या बोला जा सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। और जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फिर एवोगैड्रो ने क्या बताया? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी चीज हो गई। तो एवोगैड्रो ने ये बताया कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कोई चीज का है या कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है
प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, या तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स के। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सपोज करके 100 ml हाइड्रोजन गैस लिया, 100 ml हाइड्रोजन गैस लिया, 100 ml हाइड्रोजन गैस में अगर 100 मोल्स होंगे तो 100 ml ऑक्सीजन में भी 100 मोल्स ही होंगे। लेकिन उसके लिए क्या, प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर कोई भी दो अलग अलग टाइप की गैसेस है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 5 लीटर हमारे पास हीलियम गैस है, 5 लीटर हीलियम गैस है और उसमें 10,000 मोल्स है। 5 लीटर में 10,000 मोल्स है। सपोज 5 लीटर हीलियम गैस में 10,000 मोल्स हीलियम गैस के प्रेजेंट है, तो 5 लीटर ऑक्सीजन में भी 10,000 मोल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का कैसा चाहिए, सेम चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अगर सेम रहेगा तो ही। तो एक बार ये सभी लॉस आप नोट कर लीजिए, लिखे हुए हैं।